हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों के बारे में। इनमें से लगभग सभी स्थल रूपों के बारे में आप परिचित होंगे, लेकिन हम उनकी बारीकियों को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हिमालय पर्वत पर्वत श्रृंखला है या पर्वत तंत्र, और क्या अंतर होता है पर्वत श्रृंखला और पर्वत तंत्र में, और क्या दुनिया के सभी पर्वत एक जैसे होते हैं? यदि हाँ, तो ये वलित पर्वत, धनशोद पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत में क्या अंतर है? ऐसे ही सभी सवालों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए इस लेक्चर में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष जंगवान और आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। कुछ भाग ऊपर हैं और कुछ नीचे। तो इन ऊंचे नीचे भागों को ही उच्चावच कहते हैं, यानी कि रिलीफ। तो पृथ्वी के उच्चावचों को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, दूसरा है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तीसरा है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इसमें प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत महाद्वीप और महासागरों को सम्मिलित किया जाता है, जिनके विषय में आप पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। दूसरी श्रेणी के उच्चावच के अंदर उन स्थलाकृतियों को शामिल किया जाता है जिनका निर्माण पहली श्रेणी के उच्चावचों के ऊपर होता है, यानी कि महाद्वीप और महासागरों के ऊपर निर्मित पर्वत, पठार, मैदान आदि स्थलाकृतियों को दूसरी श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। और तीसरी श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत उन स्थलाकृतियों को शामिल करते हैं जिनका निर्माण दूसरी श्रेणी के उच्चावचों के ऊपर होता है, यानी कि पर्वत, पठार और मैदानों के ऊपर निर्मित घाटियां, जलप्रपात, ढाल, डेल्टा आदि स्थलाकृतियां तीसरी श्रेणी के उच्चावच कहे जाते हैं। और आज हम इन्हीं उच्चावचों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन स्थल रूपों के बारे में जानने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि सभी प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण, चाहे वो पहली श्रेणी के उच्चावच हों, दूसरी श्रेणी के उच्चावच हों या तीसरी श्रेणी के उच्चावच हों, इन सभी प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण दो प्रकार की शक्तियों से होता है। पहला है आंतरिक शक्तियां और दूसरी है बाह्य शक्ति। आंतरिक शक्तियां, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि धरती के अंदर मौजूद शक्ति, यही आंतरिक शक्तियां सबसे पहले पृथ्वी की सतह को कहीं ऊपर उठाती हैं और कहीं नीचे धंसाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर उच्चावचों का निर्माण होता है। और दूसरी होती है बाह्य शक्तियां। तो बाह्य शक्तियां इन ऊपर उठे हुए स्थलाकृतियों को निरंतर काट छाट करके उन्हें समतल बनाने का प्रयास करती हैं। तो इन दोनों ही शक्तियों के कारण धरातल की स्थलाकृतियां अपने वास्तविक स्वरूप में आती हैं, जो हमें आज के स्वरूप में दिखाई दे रही हैं। तो चलिए सबसे पहले स्थलाकृतियों में बात करते हैं पर्वतों की। पर्वत एक ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष या शिखर छोटा होता है, जिस कारण इसका ढाल बहुत ही तीव्र होता है। लेकिन इनकी ऊंचाई के हिसाब से इन्हें पहाड़ी या पर्वतों में बांट दिया जाता है। वैसे तो इनकी ऊंचाई के संदर्भ में कोई निश्चित मानक नहीं है, लेकिन 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली आकृति को पर्वत कहा जाता है, और 600 मीटर से कम ऊंचाई वाली स्थलाकृति को पहाड़ी कहा जाता है। सामान्य रूप से पहाड़ी वह है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई हो। इसमें से पर्वतों का शीर्ष पर्वतों की चोटी कहलाता है। यदि पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हों तो उसे पर्वत श्रृंखला या श्रेणी कहते हैं। जैसे हिमालय की तीन पर्वत श्रेणियां हैं: वृहद हिमालय की श्रेणी, मध्य हिमालय की श्रेणी और शिवालिक की श्रेणियां। और जब बहुत सी पर्वत श्रेणियां समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में फैले होते हैं तो उन्हें पर्वतीय तंत्र कहते हैं। जैसे हिमालय की तीनों श्रेणियां मिलकर पर्वतीय तंत्र बनाती हैं। इसी प्रकार आल्प्स, एंडीज, रॉकीज आदि सभी पर्वतीय तंत्र के उदाहरण हैं, जिनकी बहुत सी पर्वतीय श्रेणियां मौजूद हैं। अब बात करते हैं पर्वतों के प्रकारों की, कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, धनशोद पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। इनका नामकरण बेसिकली इनके निर्माण की प्रक्रियाओं के आधार पर हुआ है। जैसे वलित पर्वत का अर्थ होता है जिसमें वलन पाए जाते हैं, यानी कि फोल्ड। और वलन बनने की प्रक्रिया तब होती है जब दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ता है। इसे संपीड़नात्मक बल भी कहते हैं, कंप्रेशन फोर्स। तो पृथ्वी के अंदर दो प्लेटों के बीच जो भूसन्नतियां हैं, उनके निक्षेपों पर जब दोनों ओर से दबाव पड़े तो उनके निक्षेप फोल्ड हो जाते हैं और एक लहरदार आकृति के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिन्हें वलित पर्वत कहते हैं। और ऐसे वलित पर्वतों के उदाहरण हैं हिमालय पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, अपलेशियन पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला
और भी बहुत कुछ। परंतु इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। दूसरे प्रकार के पर्वतों में आते हैं घनशोथ पर्वत, जिनका निर्माण दबाव के नहीं बल्कि तनाव की शक्तियों के कारण होता है। इसे टेंशनल फोर्स कहते हैं। तनाव के कारण प्लेटें टूटने लगती हैं। तो जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें ऊपर उठे भाग को उत्खंड भ्रंश यानी कि हॉर्स्ट कहते हैं और नीचे धसे भागों को द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्रेवन कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तीसरा प्रमुख पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत, जो कि नाम से स्पष्ट है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण में सबसे खूबसूरत उदाहरण जापान का फ्यूजियामा है और अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत है। अब बात करते हैं कि पर्वत हमारे लिए कितने लाभकारी होते हैं। पर्वत बहुत ही लाभकारी होते हैं, क्योंकि एक तो पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, तो ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग वनस्पति और उन पर आधारित जीवों को पर्वत आश्रय देते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर बात करें तो पर्वतों में बायोडायवर्सिटी काफी अधिक होती है। दूसरा लाभ यह है कि इन पर पाई जाने वाली ग्लेशियर से सदा नीरा नदियां बहती हैं, जो कि वर्ष में कभी भी नहीं सूखती हैं और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के बाद इन्हीं ग्लेशियरों में पीने युक्त साफ पानी उपलब्ध होता है। तीसरा लाभ यह है कि प्रदूषण के हिसाब से पर्वत कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और पर्यावरण को संतुलित बनाते हैं। चौथा लाभ यह है कि पर्वतों से बहुत से संसाधन मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी, चारा पत्ती, दवाइयां, गोंद, रेजिन इत्यादि। पर्वत जो है पर्यटन के केंद्र होते हैं और यह एडवेंचरस एक्टिविटीज के हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रैकिंग, हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियां होती रहती हैं। यहाँ से निकलने वाली नदियों से बिजली भी उत्पादित की जाती है। पर्वतों के बाद अब बात करते हैं पठारों की। पठार बेसिकली पर्वतों से कम ऊंचे होते हैं। इनका शीट्स नुकीला या छोटा नहीं होता है, बल्कि मेज के समान सपाट और उठा हुआ होता है और इनके ढाल शंक्वाकार पहाड़ी जैसे नहीं होते, बल्कि तीव्र खड़े ढाल होते हैं। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने दोनों हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार दुनिया के सबसे पुराने पठारों में से एक है, जबकि तिब्बत का पठार दुनिया के सबसे ऊंचे पठारों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। पठारों का निर्माण ज्वालामुखी लावा के फैलने और ठंडा होने से होता है। इसी कारण यहाँ पर खनिज पदार्थों की प्रचुरता रहती है। भारत का छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों में बहुत ही समृद्ध है। इसके अलावा पठारी भागों में बहुत से जलप्रपात होते हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे भारत में छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित उंडरू जलप्रपात है तथा कर्नाटक का जोग जलप्रपात ऐसे जलप्रपातों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं मैदानों की। मैदान, जैसा कि हम जानते हैं, समतल भूभाग होता है। सामान्य रूप से उसकी ऊंचाई 200 मीटर से अधिक नहीं होती है। अधिकांश मैदान नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बनते हैं, जबकि कुछ मरुस्थलीय मैदान भी होते हैं जो हवाओं के द्वारा लाई गई रेत से बनते हैं। कुछ डेल्टाई मैदान होते हैं जो नदी और समुद्री लहरों के संयोग से बनते हैं और कुछ हिमानीकृत मैदान भी होते हैं। इसमें नदियों के द्वारा निर्मित मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, इसीलिए अच्छी कृषि के कारण ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके उदाहरण है। तो ये था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको इससे काफी सहायता मिली होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।